हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो इसके पहले हमने देख लिया है छत्रपति शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों का शासनकाल, उनके राजनीतिक जीवन और अन्य चीज़ें। फिर उसके बाद हमने छत्रपति शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के विषय में देखा था। फिर अब हम आते हैं पेशवाओं पर। तो पेशवाओं के नेतृत्व में जो मराठों का उदय है, आज हम उसकी बात करेंगे कि कैसे पेशवा बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे और उनके बाद आने वाले उनके उत्तराधिकारियों में बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव जैसे जो एक शक्तिशाली और दूरदर्शी उनके उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने कैसे मराठों का जो वर्चस्व है और मराठों का जो सत्ता है, कैसे उसका लोहा मनवाया मुगलों से भी और दक्षिण में अन्य दक्कनी शक्तियों से भी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पेशवा बालाजी विश्वनाथ की, जो पहले पेशवा बनाए गए छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा। तो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। पहले इनके विषय में एक दो चीज़ें हैं, हम जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम बाजीराव प्रथम पर आएंगे, फिर बालाजी बाजीराव, तो जो सबसे ज़्यादा अहम है। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ को 1708 में साहू ने सेना करते बनाया। सेना करते बनाया। इसके विषय में हमने बात की थी कि कैसे साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पहला सेना करते बनाया 1708 में, यानी कि एक प्रमुख सेनापति की हैसियत से बालाजी विश्वनाथ का मराठा राजनीति में उदय साहू के समय ही हो गया था। फिर उनकी योग्यता को देखते हुए 1713 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ को साहू ने अपना पेशवा नियुक्त किया। 1713 में पेशवा बनाया गया। तो 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनाए गए और बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा नियुक्त हुए तो बालाजी विश्वनाथ एक दूरदर्शी और चतुर राजनीतिज्ञ थे और उनकी मदद से उन्होंने साहू के उस स्वप्न को साकार किया जिसका उन्होंने पहले स्वप्न देखा था। जैसे कि साहू की मंशा थी कि जो दक्कन में जो दक्कन के क्षेत्र हैं वहाँ पर मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिले और साथ में जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसे मराठों के स्वराज क्षेत्र घोषित किया जाए, यानी कि वह उस पर छत्रपति साहू का मुगल उस पर उनका अधिकार स्वीकार करें और उसको मान्यता मिले। तो उस साहू के इस स्वप्न को बालाजी विश्वनाथ ने साकार किया। उनके आने के बाद मराठा राजनीति में एक नए दौर का आरंभ होता है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुगल राजनीति में भी हस्तक्षेप किया और उन्हीं की मदद से कई अहम संधियां हुई और कई ऐसे अधिकार प्राप्त किए मराठों ने जो इससे पहले संभव नहीं हुआ था। तो 1713 में जब पेशवा बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनाए गए तो सबसे पहले जो सबसे अहम उनका योगदान था, जो दक्षिण के कर्नाटक के क्षेत्र में उस साइड जो जंजीरा के सिद्दी थे, जिनसे शिवाजी अपने अंतिम समय में आखिरी समय में उनको पराजित करने में लगे हुए थे, पर वह पराजित नहीं उनको कर पाए और मराठा क्षेत्रों में उनके मरने के बाद उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में जो जंजीरा के सिद्दी हैं उन्होंने मराठा क्षेत्रों में लूटपाट मचा दी थी। पर बालाजी विश्वनाथ के समय में एक व्यक्ति थे कान्होजी आंग्रे, जो मराठा नौसेना के प्रमुख थे। उन्हीं के शासनकाल में उनके नेतृत्व में जंजीरा के सिद्दियों को पराजित किया गया और बालाजी विश्वनाथ की मदद से उनके बीच एक संधि हुई और सिद्दियों ने यह स्वीकार किया कि वह अब मराठा क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इस तरह से वहाँ जंजीरा के सिद्दियों से भी मराठा क्षेत्र की सुरक्षा की बालाजी विश्वनाथ ने। फिर जो उनका सबसे अहम योगदान था वह है मुगल राजनीति में उनका हस्तक्षेप और ख़ास करके दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार को प्राप्त करना और साथ में कई अन्य क्षेत्रों पर भी यह विशेषाधिकार प्राप्त करना। तो यह संभव हुआ
इसके पहले एक और महत्वपूर्ण बात है बालाजी विश्वनाथ से संबंधित कि मुगल सम्राट फारुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद भी की थी बालाजी विश्वनाथ ने। तो 1719 में मुगल सम्राट फारुखसियर को सैयद बंधु उसे हटाने की फिराक में थे और इसमें साहू की मदद भी ली गई जो उस समय छत्रपति थे, और बालाजी विश्वनाथ भी उसमें शामिल थे। तो इन सब की मदद से मुगल सम्राट फारुखसियर को सैयद बंधुओं द्वारा हटाया गया और फिर एक कठपुतली शासक जो सैयद बंधुओं का भी कठपुतली था और उसमें बालाजी विश्वनाथ की भी काफ़ी अहम भूमिका थी, जो रफ़ी उद दर्जात जो फारुखसियर के बाद मुगल सम्राट बना वह था। तो बालाजी विश्वनाथ का इसमें जो योगदान है वह फारुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की, फिर जो सबसे अहम योगदान है जो 1719 में हुआ मुगल सम्राट रफ़ी उद दर्जात के समय में, जो एक संधि हुई बालाजी विश्वनाथ और मुगल एक उसमें उनका प्रतिनिधि था जो दक्कन में उस समय सैयद बंधुओं में शायद सैयद हुसैन अली खान, उनकी मदद से एक संधि हुई 1719 में। 1719 जो दिल्ली की संधि कही जाती है, दिल्ली की संधि, यही बालाजी विश्वनाथ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। और 1719 की संधि मराठों के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। और वास्तव में यह संधि मराठों के लिए और बालाजी विश्वनाथ के लिए भी अहम थी। इसने मराठा एकाधिकार को और उनके वर्चस्व को एक नई उड़ान दी। तो इसमें हुआ क्या, तो इसमें हम देखते हैं 1719 में जो दिल्ली की संधि कही जाती है यह संपन्न हुई। मुगल सम्राट उस समय रफ़ी उद दर्जात थे और बालाजी विश्वनाथ के मदद से ही यह संधि संपन्न हुई। तो इसमें एक बात ये याद रखनी है कि रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है, मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है इसे। सत्रह सौ 19 में जो दिल्ली की संधि कही जाती है, तो मुगल सम्राट उसमें फारुखसियर थे, यह बता ही दिया। तो इसमें मराठों को हासिल क्या हुआ कि सबसे पहले साहू के जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, साहू को स्वराज का, उनका यह क्षेत्र उनके स्वराज है, उनका यह क्षेत्र उनके अधिकार में रहेगा, इसकी मान्यता मुगल सम्राट से मिली। रफ़ी उद दर्जात ने उसकी मान्यता दी। साहू को महाराष्ट्र क्षेत्र को स्वराज क्षेत्र की मान्यता मिली। स्वराज क्षेत्र की मान्यता मिली, यानी कि मुगल शासकों ने, रफ़ी उद दर्जात ने यह स्वीकार किया कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है यह साहू का स्वराज क्षेत्र है और इस पर मुगल अब कोई दावा नहीं करेंगे और ना ही वहाँ पर कोई उनका अधिकार ही रह जाएगा, यह पूरी तरह से साहू के क्षेत्र में होगा। तो सबसे अहम यह था मुगल सम्राट से इसकी मान्यता, क्योंकि साहू शुरू से यह चाहते थे। और एक अन्य जो सबसे ज़्यादा अहम है वह दक्कन के 6 क्षेत्रों में मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार भी मिला। तो यह पहले पूछा भी गया है कि कितने क्षेत्रों से दक्कन में दिल्ली की संधि से मराठों को कितने क्षेत्रों पर चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिला। तो वह है 6 क्षेत्रों पर। उन 6 क्षेत्रों के नाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं, बस इतना याद रखना है कि वह 6 ऐसे क्षेत्र थे दक्कन में जो दिल्ली की संधि से मराठों को
चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का वहां अधिकार मिला। तो यह है 6 क्षेत्रों से चौथ सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिला दक्कन क्षेत्र में। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद अब हम देखते हैं उनके पुत्र बाजीराव का शासनकाल में क्या हुआ। राजनीतिक घटनाएं ही ज़्यादातर इनसे पूछी जाती हैं, तो इसी में महत्वपूर्ण है। तो बाजीराव प्रथम का जो शासनकाल है वह मराठों पेशवा बाजीराव प्रथम का मराठों के उदय में और उनके उत्कर्ष में, उनको एक मजबूत शक्ति बनाने में बाजीराव प्रथम का सबसे अहम योगदान है। उन्होंने ही अपने रणकौशल से और अपनी सैनिक विजयों से मराठों को एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी नीतियां कई मामलों में अहम थी, खास करके जहां बालाजी विश्वनाथ सूझबूझ के साथ चलने वाले थे, वहाँ ही वो अहमदनगर और मुगलों को भी मिला जुला करके मराठों का भी क्षेत्र सुरक्षित रखना चाहते थे और उसके साथ विस्तार भी। पर बाजीराव प्रथम की जो नीति थी वह सुरक्षात्मक से ज़्यादा आक्रामक हो गई। उनके आते ही उन्होंने मराठों की जो नीति थी मुगलों के विषय में और अहमदनगर में दक्कनी शक्तियों के भी बीच में, उनकी नीति पूरी तरह से बदल गई। वह बहुत आक्रामक हो गए और चाहते थे कि अब मराठों का जो विस्तार है वह उत्तर भारत तक भी हो और दक्षिण में कर्नाटक को भी जीत लिए जाए, जैसा कि शिवाजी का स्वप्न था। तो और साथ में दक्कनी शक्तियों को भी वह नियंत्रण में लाना चाहते थे। उन्हें अहमदनगर में निजामुल मुल्क जो है वो सूबेदार जो मुगल का है, अहमदनगर दक्षिण में दक्कन में जो मुगल सूबेदार निजामुल मुल्क है, उन्हें उससे भी डर नहीं था और उसको भी वह नियंत्रण में रखना चाहते थे। तो इस वजह से बाजीराव प्रथम का जो शासनकाल है वह मराठों की राजनीति में और उनके रणनीतिक कौशल में कई अहम बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इन्हीं 2-3 बिंदुओं पर बाजीराव प्रथम के शासनकाल को देखेंगे। तो सबसे पहले निजामों से, अहमदनगर के निजामों से बाजीराव प्रथम का कैसे संबंध था और उनके विषय में उनकी नीति क्या थी और क्या कुछ हुआ, इस विषय में देखते हैं। तो यह एग्जाम की दृष्टि से इसमें जो भी ज़रूरी है उसको। तो अहमदनगर में उस समय मुगल जो सूबेदार है वह निजामुल मुल्क है। निजामुल मुल्क यह मुगल सूबेदार है। अब तक जो छत्रपति हैं और उनके प्रतिनिधि जो हैं वह चाहते थे कि निजामुल मुल्क से मित्रता बनाए रखी जाए और उनसे मित्रता स्थापित करके मुगलों को और साथ में कर्नाटक और दूसरी अन्य शक्तियों पर भी उसी से निजामुल मुल्क की सहायता से कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया जाए। लेकिन बाजीराव ने निजामुल मुल्क को उस लायक नहीं समझा और निजामुल मुल्क को चाहते थे कि वो उतनी बड़ी बाधा नहीं मानते थे। उन्हें लगा कि इसको नियंत्रण में रखना सही रहेगा और उन्होंने ऐसा किया भी। तो सबसे पहले जो 1719 में बालाजी विश्वनाथ के समय जो संधि हुई थी और दक्कन में जो साहू के चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार को 6 क्षेत्रों पर स्वीकार किया था, मुगल मान्यता मिली थी। तो अहमदनगर में निजामुल मुल्क ने उस संधि को उलट दिया और इस मान्यता से इनकार कर दिया कि अब वह इस संधि को नहीं मानता और मराठों के चौथ और सरदेशमुखी के जो अधिकार हैं दक्कन में उसको वह स्वीकार नहीं करता। तो निजामुल मुल्क ने ऐसा किया 1715 से 1717 तक। निजामुल मुल्क की नीति यही रही कि वह मराठों के ये चौथ और सरदेशमुखी के दावे को दक्कन में स्वीकार नहीं करता था। लेकिन फिर आगे 1728 में जो पालखेड़ का युद्ध है उसके बाद स्थिति बदल गई। तो एक और क्वेश्चन निजामों से संबंधित यह पूछा जा गया है कि निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम की जो पहली मुलाकात है वह 1721 में हुई। बाजीराव से
पहली मुलाकात निजामुल मुल्क की 1721 में हुई। और जब मराठों के चौथ और सरदेशमुखी के दावे को निजामुल मुल्क नहीं मान रहा था, तो अंततः बाजीराव को उससे संघर्ष करना ही पड़ा। और 1728 में पालखेड़ के युद्ध में 1728 पालखेड़ के युद्ध में निजामुल मुल्क को बाजीराव प्रथम ने पराजित किया। और पराजित होने के बाद फिर मुंशी शिवगांव की संधि हुई 1728 में ही। और उस संधि के बाद निजाम ने मराठों के चौथ और सरदेशमुखी के दावे को अंततः मान लिया। और बाजीराव प्रथम का जो दक्षिण में दक्कन में जो उनका वर्चस्व है मराठों का, वह पुनः उन्होंने कायम किया। तो पालखेड़ के युद्ध में निजाम पराजित हुए। और 1728 में ही मुंशी जो शिवगांव की संधि है, मुंशी शिवगांव की संधि, तो जो चौथ और सरदेशमुखी का जो दावा है मराठों का दक्कन में, उसे अंततः निजाम को स्वीकारना पड़ा। तो इस तरह से उन्होंने निजामुल मुल्क को अपने नियंत्रण में लाया और दक्कन में फिर से मराठों के चौथ और सरदेशमुखी के दावे को पुनः स्थापित किया। अब दूसरा, मुगलों के विषय में मुगल रणनीति क्या थी बाजीराव प्रथम की, यह सबसे अहम है। और इसी मायने में बाजीराव प्रथम अपने पूर्ववर्ती शासकों से अलग हो जाते हैं। और शिवाजी के उसकी नीति के शिवाजी की जो हिंदू पद पातशाही की जो रणनीति थी कि मुगलों को हटा करके वह एक हिंदू राष्ट्र की और उनकी जो अवधारणा थी उनके मन में जो थी, बाजीराव प्रथम ने उसका नारा लगाया और काफ़ी हद तक वह उसको पूरा करने में कामयाब भी रहे। तो इसी वजह से मुगलों के प्रति जो बाजीराव प्रथम की जो रणनीति थी वह बहुत अलग हो जाती है। मुगल रणनीति या फिर इसको लिख सकते हैं मुगलों के प्रति नीति, यानी कि बाजीराव प्रथम की मुगलों के प्रति क्या नीति थी। तो बाजीराव प्रथम चाहते थे कि मुगलों को हटा दिया जाए। और जैसा कि उनका एक मशहूर जो वक्तव्य है जो उन्होंने दिया, मराठों में ओजस्वी जो भाषण दिया और मराठों को जो लड़ने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने कहा कि हमें कर्नाटक में भी जो शिवाजी जो उसको जीतना चाहते थे, हमें उसको भी जीतना चाहिए और निजामों को भी नियंत्रण में लाना चाहिए, जैसा उन्होंने लाया भी। फिर मुगलों के विषय में भी उनका कहना था कि मुग़ल दरबार में गुटबंदियाँ बहुत हो रही हैं और इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के समय से ही जो मुग़ल दरबार में जो दरबारी गुटबंदी है वह बहुत तेज़ हो गई थी और राजा सैयद बंधुओं की सहायता से बनाए और हटाए जा रहे थे और उसमें मराठों का भी योगदान था। तो बाजीराव प्रथम को यह लगने लगा कि ऐसे मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और मुग़लों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, उनकी बची खुची जो शक्ति है उसको भी हमें हटा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो ये वृक्ष है, कमज़ोर होता जो वृक्ष है मुग़ल वंश का, हमें उसके जड़ पर प्रहार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रहार करो, जड़ पर प्रहार करो, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी और जो मराठा पताका है वह कृष्णा नदी से अटक तक फहराएगी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे ऊपर भरोसा रखें और हम मुग़लों को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और जो मराठा पताका है वह अटक तक हम फैलाएंगे। और काफ़ी हद तक उनके शासनकाल में बाजीराव प्रथम ने मराठों को एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित भी किया। तो यह उनकी मुग़ल के प्रति नीति रही और उनका यह कथन कि प्रहार करो, जड़ पर प्रहार करो तो शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी, तो यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। यह बाजीराव प्रथम का ही कथन है। तो अब हम बाजीराव प्रथम के बुंदेलखंड की विजय के बारे में देखते हैं।
तो जो बुंदेलखंड है, एक क्वेश्चन आया है, पहले पूछा गया है कि बुंदेलखंड पर किसका अधिकार था या किसके अधिकार क्षेत्र में था, मराठों के या फिर मुगलों के या फिर अवध के शासकों के। तो इसमें अभी आप समझ जाएंगे कि किस स्थिति रही बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वह मुगल शासकों के अंतर्गत आता था। खास करके जो मुगलों के अधीन इलाहाबाद की जो सूबेदारी है, उसी सूबेदारी के अंतर्गत बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता था। तो उस समय बाजीराव प्रथम के समय बुंदेलखंड में राजा, जो वहाँ के राजा थे बुंदेलखंड के, वो छत्रसाल थे, और जो इलाहाबाद का सूबेदार था वह मोहम्मद खां बंगस था। तो इलाहाबाद का सूबेदार मोहम्मद खां बंगस था। मोहम्मद खां बंगस जो है वह इलाहाबाद का सूबेदार था, और इसी इलाहाबाद की सूबेदारी में बुंदेलखंड पड़ता था। तो बुंदेलखंड पर जो राजा थे, राजा छत्रसाल बुंदेलखंड के उस समय राजा थे। और फिर जो राजा छत्रसाल ने मराठों से मदद मांगी, उन्होंने उसके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। फिर मराठों की मदद से मराठों ने बुंदेलखंड और उसके बाद आए कई मुगल क्षेत्र, जो इलाहाबाद की जो सूबेदारी है, इन सभी क्षेत्रों पर मराठों ने कब्जा कर लिया। और फिर मराठों ने राजा छत्रसाल को बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वह वापस भी कर दिया। फिर इसके बदले में छत्रसाल ने कई जो सूबे हैं इलाहाबाद के आसपास के, उन्होंने मराठों को प्रदान कर दिए। तो इस तरह से यह क्षेत्र बुंदेलखंड मराठों के अधीन भी आ गया, और उन्हीं के अधीन यह रहा। जब मराठों ने छत्रसाल को बुंदेलखंड आज़ाद कराया और उन्हें सौंपा, तो उसके बाद यह अप्रत्यक्ष रूप से मराठों के ही क्षेत्र में आता है। तो इस वजह से यह बुंदेलखंड की विजय भी मराठों ने कर ली। इसमें जो छत्रसाल हैं वह बुंदेलखंड के राजा हैं। और एक बात और इसमें याद रखनी है कि छत्रसाल को जो राजा की उपाधि है यह औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने यह राजा की उपाधि दी थी छत्रसाल को। उसमें भी छत्रसाल मुगलों से काफ़ी समय तक लड़ते रहे, और फिर जब एक संधि के द्वारा छत्रसाल को औरंगजेब ने राजा की मान्यता दी, तो इस तरह से हुआ था। फिर बुंदेलखंड के बाद 2-3 और चीज़ें बचती हैं बाजीराव प्रथम के विषय में। पहला है कोंकण विजय। कोंकण विजय यह है 1736 में। यह कोंकण वही क्षेत्र है कर्नाटक का जहाँ पर जंजीरा के जो सिद्दी हैं वह काफ़ी उत्पात मचाए हुए थे, और बालाजी विश्वनाथ ने काफ़ी हद तक सिद्दियों को नियंत्रण में रखा था। लेकिन फिर भी कई मराठा क्षेत्रों पर सिद्दियों का जो आक्रमण है वह बढ़ता जा रहा था। फिर बाजीराव प्रथम के भाई चिमनाजी अप्पा ने 1736 में एक सिद्दी की, जो सिद्दी प्रमुख था, सिद्दियों का जो नायक था, उसकी हत्या कर दी। और फिर उसके बाद सिद्दियों को मजबूर होकर के मराठों से संधि करनी पड़ी। फिर सिद्दियों का जो आक्रमण है मराठा क्षेत्रों पर वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो 1736 में ही मराठों ने यह कोंकण की विजय भी कर ली बाजीराव प्रथम के समय। चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में यह कोंकण विजय संपन्न हुई 1736 में। फिर जो अभी एक सबसे अहम जो रह गई है वह है बसीन की विजय। पहली पुर्तगालियों से किसी विदेशी शक्ति से मराठों की यह पहली विजय थी, वह भी संपन्न हुई बाजीराव प्रथम के समय 1739 में। पुर्तगालियों से मराठों ने बसीन और सालसेट भी छीन लिया। तो इसे हम कह सकते हैं बसीन विजय 1739। यह भी चिमना जी के नेतृत्व में, चिमना जी के नेतृत्व में बसीन की
विजय मराठों ने की और यह पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन छीन लिए। तो यह बसीन की विजय ने मराठों के जो उनकी शक्ति को और उनके वर्चस्व को बढ़ा दिया, क्योंकि मराठों ने पहली बार किसी विदेशी शक्ति से या कोई क्षेत्र जीता था। तो बाजीराव प्रथम के समय ही पुर्तगालियों से बसीन और सालसेट को भी छीन लिया गया। 1739 में चिमना जी के नेतृत्व में ही सिद्दियों को भी नियंत्रण में लाया गया और फिर पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन को भी छीना गया। तो इस तरह से हमने एक दो चीज़ें नहीं बताई, खास करके बाजीराव प्रथम के समय गुजरात और मालवा का जो क्षेत्र है वह भी जीता गया बाजीराव प्रथम के ही समय में। तो इस तरह से बुंदेलखंड, गुजरात, मालवा और साथ में उधर कर्नाटक के कोंकण में और पुर्तगालियों से बसीन और उत्तर भारत तक भी मराठों ने मुगलों को भी काफ़ी हद तक पीछे धकेला और उत्तर भारत पर वह चढ़ आए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बाजीराव प्रथम के समय मराठों की जो शक्ति है वह अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई और सबसे मजबूत शक्ति के रूप में वह उभरे। और फिर धीरे धीरे मराठों के मन में एक दिल्ली में एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना करने का जो स्वप्न है उनके मन में पलने लगा और मराठों को यह लगने लगा कि अब मुगलों को हटा करके वह एक मजबूत केंद्रीकृत सत्ता स्थापित कर लेंगे और मराठों का जो विस्तार है वह लगभग दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक में वह फैल जाएगा। फिर बाजीराव प्रथम ने भी काफ़ी कोशिश की, फिर उसको हम बालाजी बाजीराव के विषय में इसके बाद पढ़ेंगे, फिर उसको भी देखेंगे। फिर वही बचते हैं और फिर पानीपत का जो तृतीय युद्ध है कैसे उसमें मराठों की हार और उसके बाद मराठों का जो स्वप्न है और उनकी शक्ति का भी जो पतन है वह कैसे हो जाता है, इन सब के विषय में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के विषय में। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।